FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहां अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 कैदी आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरान कुन बात तो ये थी कि अगले 10 घंटे तक जेल अथॉरिटीज को उनके भागने का जरा सा भी पता नहीं चल सका। न सिर्फ FBI बल्कि इसकी 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को हल करने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से न सिर्फ उलझा हुआ है बल्कि दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन चुका है। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम रखे जाते थे। एल्कट्रेज आयरलैंड समंदर में ये बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है, इसी वजह से इसे दी राक भी कहा जाता है। एक तो ये आयरलैंड चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ इजाफी हिफाजत के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची बाड़ भी लगाई गई है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के खिले हिस्से में वाक़ है। तेज हवाएं और बुलंद लहरें इस आइलैंड को हमेशा से महफूज रखने में मदद देती। 1934 में तमाम हालात को देखते हुए इसे फेडरल प्रिजन करार दे दिया गया, जहां सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। यहां अगर कोई एक बार दाखिल हो जाए तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इंतहाई महफूज समझा जाता था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को एक बड़ा झटका लगा जब 3 कैदी बड़ी चालाकी से सिक्योरिटी को चकमा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मरकजी किरदार हैं जेम जॉन और विलियम इंग्लैंड, जो भाई हैं और एक बैंक डकैती के केस में यहां आए थे। इसके बाद फ्रैंक मोरिस भी है, जो 13 साल की उम्र से जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी एल्कट्रेज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया। आखिर में ये एलन वेस्ट है, जो पहले भी कई बार दूसरी जेल से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसे मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसलिए इसे जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा पता था। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने अपने साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक छुपा हुआ रास्ता ढूंढा था, जहां से शायद उनका भागना मुमकिन हो सके। अब मसला ये था कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते थे, लेकिन उनके सील्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश करते रहे कि उन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। उनका पहला हदफ पूरा हो चुका था, चारों कैदी एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सील्स के अंदर ही क्या कुछ करते रहे, किसी को खबर तक ना हुई। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह 7 बजे जे स्टाफ तमाम कैदियों को उठाने के लिए निकला। असेंबली में गिनती की गई तो 3 कैदी गायब थे। जब स्टाफ तमाम सील्स को दोबारा चेक किया तो ब्लॉक में इंग्लैंड भाई समेत फ्रैंक मोर्नस को अपने ही बेड पर सोते हुए पाया। उन्हें ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और वो सेल के अंदर जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सील्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों फरार हो चुके थे और उन्होंने साबुन, प्लस्तर और कंक्रीट के मिक्सचर से ये डमी हेड रख दिए थे। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ होश खो चुके थे। ये समझकर के कैदी आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते, पूरे आइलैंड में सर्च शुरू कर दी गई, लेकिन ना उनका नाम मिला और ना निशानी। सबको एक ही बात परेशान कर रही थी कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में एक नहीं 3 कैदी कैसे फरार हो गए। याद रखें, उनमें एलन वेस्ट शामिल नहीं था, जिसका पहले से प्लान तैयार था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और FBI को भी रिपोर्ट की गई। पता चला कि तीनों ने अपनी सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले थे। सब हैरान थे जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सील्स के विक्टिम्स थे। जी हाँ, ये चौथा वीट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वीट से बाहर निकालने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि इसे बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा इसने इसी बात में अपनी भलाई समझी कि इन्वेस्टिगेटर को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने इतराफ किया था कि सारा प्लान इसका था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और उनमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चरा लिए थे। चारों सील्स की बैक वॉल पर एक छोटा वीट था, जिसका साइज 5 बाई 9:30 इंच था। एलन को उन सील्स का लूप हॉल मालूम था, क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। इसे पता था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वीट के सराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 माह से चारों मौके ढूंढकर इस वीट के गिर्द सराख करते थे। वो किचन से चराए गए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सिगरेट रखने के लिए इस्तेमाल करते थे और उसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। ये काम खास तौर पर म्यूजिकल
आर के दौरान किया जाता था जब जेल में काफी शोर शराबा होता था। विट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था जहां वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राज में कैदियों को मसरूफ रखने के लिए इनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों कैदी भी मेंटेनेंस करने छत पर जाते थे और इस बहाने वो अपने फरार का प्लान बनाती। छत से वो एक और पाइप को हटाकर नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फिनिस को टॉप के भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। रबड़ के रेन कोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से बना रखा था। ये रेन कोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए जाते थे जो वो बहाने बहाने से जमा करते जा रहे थी। इसके अलावा रेन कोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट जैसी कोई चीज भी बनाई थी जो रात को काम न करने पर उन्हें पानी में डूबने से बचाएगी। लेकिन FBI के लिए अब भी यही सवाल था कि भागने वाले कैदी कहाँ हैं। उनके चौथे साथी अल्फालेन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से उन्हें सबसे पहले अल्काट्राज ले जाया गया था। नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मैनलैंड पर उतरना था जहां सिक्योरिटी तकरीबन नहीं होती। वहां से उन्हें एक गाड़ी और कुछ कपड़े चरा लेने थे। अल्काट्राज के गिर्द तमाम मैनलैंड्स पर छानबीन की गई लेकिन कहानी में भी चोरी या डकैती की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। नामुमकिन था कि सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले को समंदर निगल गया। यहाँ पर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कोई पता नहीं चल रहा था। ब्लॉक बी की छत पर मौजूद निशानियां जहां ये सारी चीजें बनी थीं वो सीक्रेट वर्कशॉप और जीपी पर लटक कर वो नीचे उतारा था इसे। लेकिन पैरों के निशान देखकर ये तो तस्दीक हो गई कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ कास्ट गार्डन, ब्यूरो ऑफ पर्जन और मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में कैदियों को ढूंढना शुरू कर दिया गया। लेकिन ना तो कहानी मिली, ना कैदी और ना ही कोई राफ्ट। यहाँ फिर लाइफ जैकेट ये पुलिस केस से हिट के अब एक मिस्ट्री केस बनने लगा था। अगले ही दिन दोनों ने कोश गुडिस को तैरता हुआ लकड़ी का बना हुआ एक राख मिला। ये अंदाजा लगाया गया कि वो राफ्ट का ही हिस्सा था। इसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग भी मिले जिनमें कैदियों की जाती चीजें जैसे कि फैमिली फोटो और खतूत वगैरह मौजूद थे। इससे ये समझा गया कि तीनों कैदी जिंदा जमीन पर नहीं पहुंचे क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कोई भी कैदी आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी लाश पानी की सतह पर तैरने लगती है लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना तो कोई लाश मिली और ना ही कोई लाश का हिस्सा। FBI ने इंग्लैंड ब्रादर्स के खानदान पर सख्त नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विनर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लिरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सलामत हैं और उनसे राब्ते में हैं। कई खानदान के अफराद ने FBI को ये भी बताया कि खानदान में छोटे बड़े दिन पर 2 ख्वातीन अजीब सी मेकअप के साथ अच्छी खासी गई है जो शायद जॉन और क्लिरेंस ही भेज कर आते हैं। लेकिन इसके बाद वो दोनों कभी नजर नहीं। इसके अलावा 15 साल बाद इंग्लैंड ब्रादर्स के कजिन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा गया और उनकी तस्वीर भी ले ली गई। उनके खानदान का भी यही मानना है कि ये इंग्लैंड भाई ही हैं। लेकिन इस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है इसका इंग्लैंड भाई से कोई मील नहीं खाता। आखिरी बार कहाँ और कब इंग्लैंड भाइयों के जिंदा होने की खबर मिली थी इसके बाद आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका। सिकिप के अगले ही साल एक केस बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर FBI ने भी रस्मी तौर पर इससे दस्तबरदार हो लिया। अब सिर्फ वो मार्शल आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया है जहां सैया ब्लॉक बी की उन्हीं जालियों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले इंग्लैंड के भाई फ्रैंक मोरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।